नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। संडे की मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एनिमल स्पेशल्स है, तो चलिए जानते हैं कुछ नए एनिमल्स के बारे में। पहला दोस्तों, गहरे समुद्र में ज्वालामुखी के मुहाने पर कुछ अजीब तरह के जीव पाए गए हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिकों की एक टीम ने हिंद महासागर के कुछ सबसे दुर्गम हिस्सों में बहुत ही दुर्लभ प्रजातियों की तस्वीरें ली हैं। जब वे ज्वालामुखी पानी के नीचे के झरोखों का सर्वेक्षण कर रहे थे तो उन्हें यति केकड़े, पपड़ीदार घोंगे और समुद्री खीरे सहित ऐसे कई जीव मिले। उनमें से ही एक है पॉलीचेट वॉर्म। इंद्रधनुष की चमक को मूर्ख मत बनने दो। उत्तरी न्यूजीलैंड से कीचड़ भरे समुद्र तल पर 3900 फीट नीचे पाया जाने वाला यह पॉलीकीट वर्म एक क्रूर शिकारी है। जी हाँ दोस्तों, जिसके जबड़े एलियन मूवी मॉन्स्टर की तरह दिखते हैं। ज्वालामुखी से समृद्ध केरमाडेक रिज में 4 गहरे समुद्र क्षेत्रों में 3 सप्ताह के अभियान के दौरान वैज्ञानिकों ने इस जीव को और कई अन्य लोगों को देखा। 3800 वर्ग मील को कवर करते हुए अध्ययन क्षेत्र में समुद्र के नीचे के पहाड़, महाद्वीप पर ढलान, घाटी और हाइड्रोथर्मल वेंट क्षेत्र शामिल है, जहां पानी के नीचे के ज्वालामुखी गर्म पानी और गैस छोड़ते हैं। जीव विज्ञानी मैल्कम क्लार्क ने ईमेल द्वारा कहा, रोमांचक सर्वेक्षण ने कई ज्ञात प्रजातियों को बदल दिया है, जिसमें डंठल वाले बार्नाकाल से लेकर विशाल मसल, साथ ही संभावित नए भी शामिल है। कुल मिलाकर सर्वेक्षण ने हमारे विश्वास की पुष्टि की कि 4 गहरे समुद्र के आवासों के जैविक समुदाय अलग अलग होंगे। अनुसंधान ने गहरे समुद्र को भी प्रकाशित किया, जो एक हद तक दृष्टि से बाहर और दिमाग से बाहर है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र को नीचे की ओर जाने या खनिज निष्कर्षण जैसी चीजों से बहुत अधिक नुकसान ना हो। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि वह कौन से जानवर हैं जो कमजोर होते हैं। स्क्वाट लॉबस्टर, बालों वाले केकड़े और मिकी माउस स्क्विड, इस तरह के कई जीव उन्होंने आए हैं। दूसरा दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि मैरीलैंड की विशाल नई सीप की चट्टान एक मोती है जो चेसापीक खाड़ी को बचा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी बड़ी बात क्यों है आप सोच रहे होंगे। क्योंकि क्रीक में चट्टान मैरीलैंड की परेशान सीप आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए बोली की नींव है, जो दशकों से लगभग विस्मरण के करीब पहुंच गई थी। ब्यूबोनिक प्लेग के रूप में घातक बीमारियों के एक जोड़े द्वारा हमला किया गया था। ऑयस्टर एक ऐसे भोजन से अधिक है जो नींबू और सॉस के साथ अच्छी तरह से जोड़ा जाता है। वे सफाई करने वाली मशीन है जो प्रदूषित चेसापीक खाड़ी में गंदे पानी को छानती है। यही कारण है कि मैरीलैंड को 10 रीफ बनाने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा, जहां मछली पकड़ने की अनुमति नहीं है, और उन्हें 1 अरब से अधिक ऑयस्टर के साथ स्टॉक करना पड़ा। हैरिस क्रीक में राज्य की उपलब्धि आर्मी कॉर्प्स, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर कंजर्वेंसी और अन्य की सहायता से पहली पूर्ण रीफ एक दिन देश भर में तबाह हुई सीप आबादी को बहाल करने के लिए एक खाका के रूप में काम कर रही है। देश भर के लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग ने ऐसा क्यों किया और किस लिए किया। गैर लाभकारी प्रकृति संरक्षण के लिए चेसापीक बे कार्यक्रम के निर्देशक मार्क ब्रायन ने कहा, वह कौन सी गुप्ती चटनी थी जो आप लोगों को इस तरह बड़े पैमाने पर प्राप्त करने के लिए मिली। मुझे उन्हें पता है कि वे अक्सर बुरी चीजों के बारे में बात करते हैं। 330 एकड़ के हैरिस क्रीक रिफ में सीप कैसे पहुंचे, इसकी कहानी में पालक बच्चों और एक अच्छे घर की उनकी खोज से भरपूर लुगदी रोमांस उपन्यास का आकर्षण है। गोले अपने आप में एक कहानी है, क्योंकि अत्यधिक मछली पकड़ने से खाड़ी में पकड़ी जाने वाली कस्तूरी की संख्या 1800 के दशक में लगभग 15 मिलियन से घटकर 1950 के दशक में 4 मिलियन हो गई थी, और हाल के वर्षों में 9 लाख के आसपास। प्रयोगशाला में पैदा हुए बच्चे के लिए पर्याप्त नए खोल नहीं है जिससे वे संलग्न हो सके। अकेले 2012 में हॉर्न पॉइंट की हैचरी ने 1.3 बिलियन स्पैट का उत्पादन किया। तीसरा दोस्तों, मल यानी कि हमारे शरीर से निकला हुआ वर्ज्य पदार्थ। बॉम्बेट का मल
घन यानी कि क्यूब का आकार का क्यों होता है, क्या इसके बारे में हम जानते हैं? आमतौर पर हर प्राणी गोल गोल लंबे लंबे बेलनाकार मल त्याग करते हैं, पर बॉम्बेट का मल घन के आकार का होता है। गर्भ की दुनिया में अकेला ऐसा जानवर है जो घने का आकार का मल पैदा करता है। लेकिन वे ऐसा क्यों करते हैं, वैज्ञानिकों के पास एक बेहतर विचार है। बॉम्बेट ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी एक बिल में रहने वाला जानवर है जो शायद अपने होने के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा गुडगुडा है और काफ़ी कुछ, लेकिन कुछ ऐसा है जो आप इन मनमोहक मार्सुपियल्स के बारे में नहीं जानते होंगे। गर्भ पूरी तरह से एक ऐसे जानवर है जो घन के आकार का मल पैदा करते हैं। हालांकि इस खासियत ने बहुत दिलचस्पी और बहस छेड़ दी। बॉम्बे स्कैट की पेचीदगियों में वास्तविक शोध बहुत कम हुआ है। इस घटना के बारे में वैज्ञानिक ने काफ़ी हद तक अंधेरा छोड़ दिया है। हाल तक इस साल की शुरुआत में जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक शोधकर्ता पैट्रिशिया यांग, जो भौतिक पदार्थों में पदार्थ रखते हैं, उन्होंने एक सम्मेलन में इसके बारे में कहा, उन्हें वास्तव में विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यह पुष्टि करने के बाद कि यह वास्तव में एक तथ्य है, उसने यह पता लगाने की कोशिश की क्यों यह मल घन के आकार का होता है। एडिलेड विश्वविद्यालय के बॉम्बेट विशेषज्ञ माइक स्विनबॉर्न कहते हैं, लोगों के पास हर तरह के सिद्धांत है। एक लोकप्रिय धारणा यह है कि बॉम्बेट लिंकेज बनाते हैं ताकि वे अपने क्षेत्र को मार किए बिना एक समूह में शामिल हो सके और उन्हें ढेर कर सके। लेकिन स्वाइनबॉर्न का कहना है कि यह धारणा गलत है, जबकि बॉम्बेट अपने स्कैट का उपयोग क्षेत्र को मार करने के लिए नहीं करते। इसके बजाय स्विनबॉर्न का कहना है कि घनीभूत शुष्क वातावरण से संबंधित होने की अधिक संभावना है, जिससे अधिकांश क्यूब के आकार के मल त्याग करते हैं। हालांकि अधिक ठोस उत्तर ढूंढना आसान नहीं है। यांग उनके सहयोगियों को अपने अध्ययन के लिए बॉम्बेट इंडर्स पर पकड़ बनाने में महीनों लग गए। उत्तरी अमेरिका में किसी भी चिड़ियाघर में कोई नहीं था, इसलिए यांग के पास ऑस्ट्रेलिया से भेजे गए 2 रेडिकल गर्भ की आंतें थी। जब वे पहुंचे तो वह निश्चित नहीं था कि क्या उम्मीद की जाए। जैसे जैसे भोजन पचता है, यह पेट के माध्यम से आगे बढ़ रहा था और विस्तीर्ण से दबाव मल को आकार देने में मदद करता है, जिसका अर्थ है कि विस्तृत आकार का एक छोटे आकार के आकार को प्रभावित करेगा। तो यांग और उनकी टीम ने अपना लोच को पकड़े और तुलना करने के लिए एक छेद के साथ गर्भ और सुरा की आंतों का विस्तार किया। सुअर की आंत में अपेक्षाकृत एक समान लोच होता है, जो जानवरों के गोल मल की व्याख्या करता है। हालांकि बॉम्बेट आंतों का आकार बहुत ही अधिक अलंकृत था। यांग ने 2 अलग अलग खड्ड जैसे खांचे देखे जहां चौड़ा खिंचाव होता है, जिसके बारे में उन्हें लगता है कि बॉम्बेट मल को क्यूबिक स्कैट में आकार देने में मदद मिलता है। चौथा, दोस्तों, क्या आप ध्रुवीय भालू यानी कि पोलर बियर की त्वचा के बारे में जानते हैं? आप सोचते होंगे कि वह सफ़ेद रंग का है और कुछ नहीं, पर अब तक हमने जो जाना उसे भूल जाइए। ध्रुवीय भालू यानी कि पोलर बियर वास्तव में सफ़ेद नहीं होते हैं। क्या? तो फिर किस रंग के होते हैं? अच्छा, यह थोड़ा जटिल है, पर आइए जानते हैं। किसी वस्तु का रंग सामान्य रूप से इस बात से निर्धारित होता है कि वह किस रंग के प्रकाश को दर्शाता है। एक लाल कार लाल प्रकाश को परावर्तित कर रही है और अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर रही है। एक काली वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी को भी परावर्तित नहीं करती है। दूसरी ओर सफ़ेद सभी रंगों का प्रतिबिंब है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में सफ़ेद पहनना आमतौर पर काले रंग की तुलना में बेहतर लगता है। उस बाहरी कोट के नीचे ध्रुवीय भालू की काली त्वचा होती है। यह सूरज की किरणों से जितना संभव हो उतना गर्मी अवशोषित करने में उनकी मदद करने के लिए एक अनुकूलन है। हमें पता है कि आप सोच रहे हैं क्या वह सफ़ेद फर इसे पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करता है। यह खोखला और पारदर्शी केराटिन से बना है, जिसमें बहुत कम या कोई रंजकता नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश भालू पर पड़ता है तो यह फर के भीतर एक जटिल बिखरने की प्रक्रिया से गुजरता है। उस पर थोड़ा और अधिक जोर दे तो थोड़ी मात्रा में प्रकाश अंततः परिलक्षित होता है। चूंकि सूर्य का प्रकाश सफ़ेद है, यह वह रंग है जिसे हम ध्रुवीय भालू के रूप में देखते हैं।
प्रारंभिक अध्ययनों ने निष्कर्ष निकाला कि उनके फर फाइबर ऑप्टिकल केबल की तरह कार्य करते हैं। यह सोचा गया था कि प्रकाश एक खोखले बालों के रेशे में प्रवेश करता है और अंदर से आगे पीछे उछलता है जब तक कि यह सीधे बालों की त्वचा में संचरित न हो जाए। बाद के अध्ययनों से पता चला कि एक बाल की प्रकाश संचारित करने की क्षमता कमजोर होती है और केवल सही परिस्थितियों में प्रकाश त्वचा तक पहुंचने के लिए फाइबर में काफी दूर तक यात्रा कर सकता है। ध्रुवीय बालों का फर दो विशिष्ट ऑप्टिकल घटनाओं को जोड़ता है। ऑप्टिकल स्कैटरिंग के माध्यम से प्रकाश संग्रह और प्रकाश को पकड़ने और इसे बालों के आधार पर केंद्रित करने के उद्देश्य से ल्यूमिनेसेंस प्रकाश संग्रह, जहाँ इसे गर्मी में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश का स्थानांतरण उन दो ऑप्टिकल घटनाओं के संयोजन से सुगम होता है। आसपास के अन्य बाल बिखरी हुई रोशनी को पकड़ लेते हैं और यह प्रक्रिया बार बार दोहराती है जब तक कि प्रकाश बालों की त्वचा द्वारा अवशोषित नहीं हो जाती है या गर्मी में फैल नहीं जाता और मोटे अंडरकोट से फंस जाता है। उस प्रकाश का कुछ भाग पीछे बिखेर जाता है और यही बालों को उनके सफेद रूप देता है। यदि यह बिखरने की प्रक्रिया के लिए नहीं होता तो बालों का फर पूरी तरह से पारदर्शी होता है और हम उनकी काली त्वचा देख पाते। ध्रुवीय भालू शिकार करते समय छलावरण के लिए अपनी सफेद उपस्थिति पर भरोसा करते हैं, इसलिए काला ध्रुवीय भालू शायद बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता है। 5वां, दोस्तों क्या आप स्लॉथ के बारे में जानते हैं? स्लॉथ पानी के अंदर 40 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्लॉथ दिवस के लिए आपको और अन्य तथ्य बताऊंगी। आइए बस एक बात स्पष्ट करें, स्लॉथ पृथ्वी पर सबसे जादुई जीव है। वे आराध्य है, गर्म जलवायु से प्यार करते हैं, पूरे दिन के बारे में सोचते हैं और उनके प्यार शरीर सैकड़ों अन्य जीवों को घर प्रदान करता है। लेकिन इन रमणीय स्तनधारियों के बारे में जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक है ये, और यह सप्ताहांत उनके बारे में अधिक जानने का सबसे अच्छा समय हो सकता है क्योंकि 20 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय सुस्ती दिवस है। स्लॉथ जमीन पर चलने की तुलना में 3 गुना तेजी से तैर सकते हैं और अपनी हृदय गति को सामान्य दर के तिहाई तक धीमा करने की उनकी क्षमता के कारण वे पानी के नीचे 40 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकते हैं। आलस आदत के प्राणी है, वे बाथरूम जाने के लिए सप्ताह में केवल एक बार अपने पेड़ की छावनी से नीचे उतरते हैं और जब वे ऐसा करते हैं तो वे हमेशा उसे सटीक स्थान पर ही जाते हैं जहां पर उन्होंने पहला शौच किया था। सुस्ती की धीमी गति से गतिहीन प्रकृति के कारण वे शैवाल और अन्य कवक के बढ़ने के लिए एक अच्छा वातावरण बनाते हैं। वास्तव में स्मिथसोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार कवक जो अक्सर पाठ्यक्रम पर बढ़ता है, एक सुस्ती के मोटे फर को एक दिन परजीवियों से लेकर कैंसर तक हर चीज से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्लॉथ अपने शरीर को आसानी से हिलाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से सिर को घुमा सकते हैं। वस्तुतः आस्क नेचर के अनुसार एक स्लॉथ अपनी गर्दन को किसी भी दिशा में 270 डिग्री तक घुमा सकता है। इस तथ्य के लिए मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं। तकनीकी रूप से आलसियों के पास पारंपरिक अर्थों में नाखून नहीं होते हैं। इसके बजाय बीबीसी ने समझाया उनके पास 4 इंच लंबी उंगलियों की हड्डियां हैं। वे हड्डियां उन्हें नींद में पेड़ों पर चढ़ने में मदद करती है। नाखून सुस्ती की भयानक दृष्टि की भरपाई करने में मदद करते हैं, जिससे उन्हें स्पर्श का एक बड़ा दृश्य मिलता है। अधिकांश भाग के लिए सुस्ती शांत एकांत में अकेले रहना पसंद करते हैं। लाइफ साइंस के अनुसार वे केवल तभी दूसरों को देखना पसंद करते हैं जब वे एक ही पेड़ पर सोते या जब वे संभोग कर रहे होते हैं। स्लॉथ, दोस्तों यहाँ पे सुस्ती का अर्थ है स्लॉथ। स्लॉथ की विभिन्न प्रजातियों के बीच जीवन काल अलग अलग हो सकता है, लेकिन औसतन स्लॉथ जंगल में 20 से 30 साल तक जीवित रहते हैं। स्लॉथ कैद में कुछ अधिक समय तक जीवित रहने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इन प्यारे धीमी गति के चुटकुलों के लिए शाल शायद थोड़ा अधिक लंबा लगता है। तो दोस्तों आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए नए वीडियोस पाने के लिए अब बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू एंड आपका दिन शुभ हो।